हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना 11वां लेक्चर। ठीक है, इसके पहले आपको 10 लेक्चर मिल चुके होंगे। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं आर ओ जो होने वाला है फरवरी को, 11 फरवरी को। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कह सकते हैं क्वेश्चन आने वाले हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए शिल्पी मैम का इंस्टा ID, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे चैनल का मेन टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, इसमें आपको कुछ क्विक रिवीजन के लिए कुछ पिक्स के थ्रू शेयर की जाती हैं, प्लस साथ में आपको जो भी PDF होती हैं वो शेयर किया जाता है इंफॉर्मेशन से लेके, या फिर जो आपको मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं आप इसमें लिख के भेजते रहिए, आपको फीडबैक मिलता रहेगा चीज़ों को लेके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए क्या कह रहा है कि देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि देखिए आप लोग को अब की बार भी 2011 वाली ही जनगणना याद करनी पड़ेगी। ठीक है, 2021-22 में होने वाली थी, नहीं हो पाई, तो आपके लिए वही पुराना ही डाटा आपकी बार काम आएगा 2011 वाली। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आपके लिए थोड़ा सा काम बहुत कम हो गया जनसंख्या संबंधी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति जो है अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए जनसंख्या से रिलेटेड आपको कुछ मतलब समझिए कि 2 से 5 ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा D। क्यों? देखिए 2011 की जनसंख्या के अनुसार आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, ये क्रम है अनुसूचित जनजातियों का मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि देखिए सेकंड वाला कह रहा है कि देखिए इसका हिंदी वाला नहीं हो पाया, इसको हम बता देते हैं। ठीक है, इसमें कि व्हाट इज़ द कोरम रिक्वायर्ड टू दी स्टेट लेजिस्लेटिव होल्ड ऑन अ मीटिंग। मतलब ये है कि राज्य जो विधानमंडल है, ठीक है, राज्य विधानमंडल की बैठक जो आयोजित करने के लिए कोरम मतलब कि कितने लोग की उपस्थिति या गणपूर्ति क्या होगी। ठीक है, समझ में आया? कह रहे कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम, ठीक है, क्या है। ठीक है, कह रहा है 30 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा या कुल सदस्य संख्या का 1/4। ठीक है, फिर लास्ट कह रहा है कि 10 सदस्य, ठीक है, 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा, 10 सदस्य या कुल सदस्य संख्या 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। आप देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189(3), ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल भी पूछा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम मतलब जितना रिक्वायर मतलब कितना आपको होना ही चाहिए, 10 या कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा। हाँ, और 10वें हिस्से में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या होता है कि ये भी पूछा जाता है कि 10वें हिस्से में कौन काउंट किया जाता है। तो इसमें है कि पीठासीन जो अधिकारी, पीठासीन अधिकारी सहित, ठीक है, जो भी अधिक हो, यदि सदन की बैठक के दौरान कोरम ना हो तो पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वो इसको जो है क्या करे, निरस्त या स्थगित कर दें। ठीक है, ये है। तो ध्यान रखना है कि 10 सदस्य या कुल सदस्य संख्या 10वां हिस्सा, इतनी लोग जरूर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए विधानसभा अगर बैठक आपको आयोजित करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। देखिए कह रहा है कि 2011 की, ठीक है, जनगणना के अनुसार मलिन बस्तियों का प्रतिशत, ठीक है, मलिन मतलब कि स्लम पॉपुलेशन। ठीक है, देखिए निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि 2011 में जो सेंसस तो वहाँ स्लम पॉपुलेशन जो है कहाँ पे सबसे कम है, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु, लखनऊ। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे कम यहाँ पे आपको अहमदाबाद है, क्योंकि आप देखेंगे कि अहमदाबाद में लगभग 4.49 के आसपास मतलब स्लम एरिया रही है, जबकि जयपुर में आप देखेंगे तो 10.62 के आसपास है। लखनऊ में देखेंगे तो ये 12.9 है, और बेंगलुरु में जो है वहाँ भी 8.93 के आसपास। तो 4.19 सबसे कम कहाँ पे, अहमदाबाद में। ठीक है, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है। मतलब कि कह रहा है कि भाई जो 4 ऑप्शन दिए हैं वहाँ पे 2011 की जब जनगणना हुई थी तो नगरीकरण सबसे कम कहाँ पे है। ठीक है,
ये पूछ रहा है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। देखिए ये क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए किया गया कि इसमें से बहुत से लोग हो सकता है कि मतलब जिसको पता ना हो वो सीधे बिहार पे जाएंगे, ठीक है, वो बिहार को टिक करेंगे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, इसका आंसर होगा ए, बिहार नहीं, ए होगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ना कि बिहार में लगभग आप देखेंगे नगरीकरण जो सब लगभग 11.3 के आसपास है, लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार तो वहाँ पे 10.0 है, ठीक है, मतलब 10% है, और बिहार में थोड़ा सा ज़्यादा 11.3 है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ना कि बिहार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत लोग बिहार और हिमाचल में यार, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है, ठीक है, न्यूनतम सेक्स रेशियो पूछ रहा है कहाँ पे, चंडीगढ़, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपको दमन एंड द्वीप, ठीक है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो दमन द्वीप में कितना है, यहाँ पे 618, दमन द्वीप में 618 है, और पुडुचेरी में तो सबसे ज़्यादा है, आपको पता ही होगा, है, और फिर चंडीगढ़ में देखेंगे तो 818 के आसपास है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा दमन एंड द्वीप। अब इसको आपको क्या करना है कि आप कमेंट बॉक्स में, बहुत इजी क्वेश्चन है कि भारत का जो है भारत में कितना सेक्स रेशियो है, प्लस पूरे इंडिया में, मतलब स्टेट यूटी दोनों के स्टेट यूटी दोनों को मिला के आपको बताना है कि स्टेट यूटी को सबको बता के बताना है सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे है, ठीक है, आपको ये बताना है, होमवर्क है। दो देखिए, अब यहाँ यूपी से देखिए आपको दो चीज़ याद करनी है, आपको एक तो भारत की पूरी ऑल ओवर इंडिया की जनगणना याद करनी है, साथ में आपको यूपी की भी याद करनी है कि यूपी में सेक्स रेशियो कितना है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ रेट कितना है, यूपी में सब मैक्सिमम जो है साक्षरता कहाँ पे, यूपी में मैक्सिमम लिंगानुपात कहाँ पे है, जनसंख्या किस जिले में है, तो आपको यूपी का जरूर ध्यान रख के जाना है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलेनियम शहर नहीं है, ठीक है, एक तो मिलेनियम शहर पूछा, ऊपर से कह रहा है नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे जब 2011 की जनगणना हुई थी तो वहाँ पे लगभग यूपी में 7 शहर को, ठीक है, 7 शहर को मिलेनियम सिटी दर्जा घोषित किया गया था, ठीक है। अब 7 शहर आप देखेंगे तो उसमें से कानपुर था, ठीक है, लखनऊ है, गाज़ियाबाद है, आगरा है, वाराणसी है, मेरठ है, ठीक है, और फिर प्रयागराज, ये 7 शहर है। कौन कौन? कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। मुरादाबाद में लगभग देखेंगे तो 0.89 मिलियन जनसंख्या थी, ठीक है। तो ध्यान रखना 7 मिलेनियम शहर आपको याद होने चाहिए, ठीक है, कभी भी घुमा के ऐसे ही पूछ सकता है 2011 में जनगणना उत्तर प्रदेश में कितने मिलेनियम सिटीज़ हैं, ठीक है। और तो आपको 7 याद रखना, प्लस जो अभी हमने 7 ऑप्शन 7 डिस्ट्रिक्ट के नाम सुने, हो सकता है कि कोई बदल के डिस्ट्रिक्ट दे दे, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ना आप यूपी पीसीएस हो गया या आरओ हो गया या यूपी के कोई भी पेपर, तो आपको प्रियम्बल से 1-2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अब इसी से सेम चीज़ें रिपीटेड बनती हैं, आपको बताते हैं। देखिए कह रहा है इन दिस प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद जस्टिस प्रोवाइडेड टू ऑल इट्स सिटीजन, ठीक है, मतलब कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनके सभी नागरिकों को कौन से न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। देखिए इसमें हालांकि आंसर देखते हैं, इसका सामाजिक आर्थिक क्या है बात की गई, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई, ठीक है। तो 3 प्रकार की, अब देखिए 2 चीज़ें इसमें, एक तो ऐसे क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन ऐसे इसमें बना था कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, ठीक है। तो 3 प्रकार की है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। हमारे पास स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है, ठीक है। तो नागरिकों को प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। किसका है, किसकी स्वतंत्रता दी गई है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, ठीक है, ऐसे स्वतंत्रता दी गई है।
तो आपको ये चीज़ें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, ठीक है। तो ऐसे आपको एक तो ऐसे देखनी है कि क्या क्या दी गई, प्लस साथ में एक काउंट करके देखना है, ठीक है। आप प्रेम्बल, आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे कोई बुक, तो उसका फर्स्ट पेज ही प्रेम्बल होता है, ठीक है। तो प्रेम्बल में आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कभी इस पर डिस्कस कर लेंगे चैप्टर वाइज कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप लोग कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब समझौता अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है तो संसद किस कानून के थ्रू राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। आर्टिकल 252, आर्टिकल 249, 250, 253, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 253, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। क्यों? केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की योग्य बनाती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रीय एक पूरा देश की रिप्रेजेंटेशन की बात आ जाती है, तो फिर वहाँ पे केंद्र सरकार आ जाती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना। ऐसे दो चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो जैसे कि वाले के राज्य की विषय है, ठीक है। अब जैसे अगर नया कुछ कॉन्ट्रोडिक्शनी जो चीज़ें होती हैं, किसी की केंद्र सरकार राज्य के विषय पे किस पे बना सकती है, प्लस कौन सा ऐसा है अगर अधिकार की कोई किसी और का अधिकार है और कोई और यूज कर सकता है, ठीक है। ऐसे समझिए किसी और का अधिकार है और कोई और भी यूज कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं स्टेट पीसीएस में, बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। कि जैसे कि भाई आप देखेंगे कि राज्य सूची के विषय पे अगर कहीं कोई नई और अनुसूची शामिल करनी है, फिर राज्य संबंधी कानून बनाने हैं, ठीक है। प्लस मान लीजिए कि किसी और का अधिकार किस कंडीशन में कोई और यूज़ कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे बने हैं, बहुत सारे आए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक इसमें से जो चार ऑप्शन है उसमें से एक भारत के उपराष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, इसमें कौन ऐसे हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। क्यों? क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप देखेंगे नीलम संजीव 2 बार, ठीक है, 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। ये पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ही एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो आप देखेंगे निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। और आप देखेंगे कब ये 2 बार रहे हैं लोकसभा, तो 1967 से 1967 ये हुआ, मतलब एक ही साल के लिए, बस इसी छोटे टाइम पीरियड के लिए। फिर दूसरी बार इनका कब हुए थे लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त, तो 1977 में हुए थे, ठीक है। और ये पहले ऐसे थे कि जिन्होंने बाद में कि एकमात्र निर्विरोध आज तक यही हुए कि निर्विरोध, मतलब इनके अपोजिशन में कोई नहीं खड़ा हुआ था, डायरेक्ट इन्होंने जीते थे। कह रहा कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन सा ये क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, ठीक है, यूपी में, इसलिए उठाया गया, ठीक है। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई, ठीक है। हालांकि जिस टाइम क्वेश्चन आया था उस टाइम तो इसका आंसर था बी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो जैसे कि ये मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली, इन भाषाओं को जो है 2003 में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। कौन से संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ दिया गया, किसमें, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। तो आपको अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो आपको ये इसलिए है कि आपको 22 भाषाएं ध्यान रखनी है, प्लस जो बड़े बड़े जैसे कि 92 जो 2003 में हुआ 92वां संविधान संशोधन, तो याद रखने के लिए इस 92वां संविधान संशोधन इससे संबंधित और इतनी भाषाओं को जोड़ा गया। तो ऐसे भी चीज़ों को याद रखनी, प्लस जो हमारे 22 अनुसूचित भाषाएं सम्मिलित की गई उनके नाम आपको याद होने चाहिए, लेटेस्ट तो जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए। जो भी आपके डाउट या कमेंट हो आप उस कमेंट बॉक्स में बताते रहिए या फिर टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चलिए धन्यवाद।